हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है और जाके यही पैटर्न आपका मेन बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। तो ये इसमें एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाने वक्त कुछ नियम को याद रखना है, सिर्फ बन जाएगा। तो जब इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उससे आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद इसमें कोई भी वर्ब रहेगा उसे आपको पैसिव वॉइस में वर्ब 3 बनाना होता है। और जाके जो मॉडल वर्ब होते हैं उसे चेंज नहीं करना होता है, इसे नो चेंज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो द प्रिंसिपल आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जिसमें द प्रिंसिपल नहीं है तो वो तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाता है। और जाके वर्ब 3 भी देखिएगा तो इसमें है और इसमें भी है। तो लेकिन जो है ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है। तो अगर इसमें आप देखिएगा तो बी जो है ना आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको देखना है वर्ब 3 तो आ गया, उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उनको सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ वेग्यू। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। तो इसका एंटोनिम मतलब उसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर, स्पष्ट। साधारण ही क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन जो है ना, एक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा इसमें, तो उसके लिए उसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो उसमें एक्सक्लेम्ड विथ या डेट का प्रयोग हो जाता है। तो इसमें देखिए ये भी ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड नहीं है, ये भी में नहीं है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सक्लेम्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, आई डैश हिम 2 years एगो। तो यहाँ पर पास्ट की बात किया जा रहा है। तो पास्ट का जब भी बात होगा तो पास्ट की बात में हम लोग वर्ब 2 का यूज करते हैं। तो इसमें वर्ब 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए वर्ब 2 कौन सा है? तो इसमें ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो वर्ब 4 हो जाएंगे। तो वर्ब 2 है आपका सॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉ। जैसे इसका हो जाएगा आई सॉ हिम 2 years एगो। हमने जो है ना उसे 2 वर्ष पहले देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉ। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर। जो कुछ एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, वह कैसी डांसर है? तो ब्रिलियंट डांसर है। ब्रिलियंट का अर्थ होता है प्रतिभाशाली व नर्तकी है। अगर इसका हिंदी चाहिएगा आप जो ना, तो नर्तकी होता है डांसर्स का। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, ब्रिलियंट डांसर्स। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है कि डैश दे लिव नियर यू। तो यहाँ पर दे शब्द आ गया, तो दे के साथ तो डू ही लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डू दे लिव नियर यू। और बाकी बात डज तो लगेगा ही नहीं कभी, हैव भी नहीं लगेगा और आर तो लगेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो इसका जो है ना राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें पहला है कि वी सॉ ए वंडरफुल सॉ नेक्स्ट डे। ये तो पास्ट की बात करता है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना पहले ही यहाँ पर सो आ गया, ये नाउन आ गया। तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन पहले ही नाउन आ गया और बाद में जो है ना यहाँ पर वर्ब आया है। तो ये तो गलत ही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा क्या है, वी सॉ ए वंडरफुल सो। ये भी नहीं होगा, लेकिन जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा आपका, वी सॉ ए वंडरफुल सो यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 का डी। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है कि द बुक इज पार्ट्स। देखिए कोमा देकर दे दिया गया इन पार्ट्स और डैश बोरिंग। तो इसमें जो प्रथम जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसी के अनुसार वर्ब आएंगे। तो प्रथम जो है वह सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इज।
उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है। तो इसमें जो ना आपका बी हो जाएगा फॉर, मतलब उन्होंने विवाह के लिए, मैरिज के लिए सभी चीज़ों का वो प्रिपरेशन कर चुका था। तो इसमें बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि वेयर डिड डैश बाय डैट ड्रेस। तो यहाँ पर WH क्वेश्चन आ गया है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर डैश देकर वर्ब दे दिया गया है, डैश देकर वर्ब दे दिया गया, मेन वर्ब आ गया है। तो इसके पहले क्या आएगा, तो इसके पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, लेकिन जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस है। तो वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि आई वुड एप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू। तो जब भी वुड का प्रयोग होगा मॉडल वर्ब, उसके बाद आपको वर्ब फोर का यूज करना है, हियरिंग हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, हियरिंग। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। तो इसमें ऑर्डर्ड वर्ब टू है, वर्ब टू है। तो देखिए वर्ब टू किस में आया हुआ है, पहला में आया हुआ है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है, लेकिन ये जो है ना फॉलो वर्ब फोर यहाँ पर आ गया, फॉलोइंग मी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, मतलब आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। ट्रांसफर का क्या होता है, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का आपको पता है कि ये हो जाता है TRANSFER होता है ट्रांसफर का, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं है, किसमें ट्रांसफर्ड है। तो जो है ना ED लगा कर आप दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ए राइट आंसर नहीं होगा इसका। लेकिन जो है इसका जो वर्ब थ्री हो जाता है वो होता है ट्रांसफर्ड, जो है ना डबल आर हो जाता है, इसमें आपको ध्यान देना है, RRED, ट्रांसफर्ड। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा टू डू इट। इसका राइट आंसर टू डू इट हो जाएगा, क्योंकि दो वर्ब एक साथ तो नहीं आ सकता है, तो टू डू इट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है कि आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डैश बैकएक। तो इसमें कहा गया है कि बैकएक मतलब होता है पीठ दर्द से पीड़ित है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो देखिए जब भी इसमें छोटा मोटा डिजीज के बारे में, रोग के बारे में रहेगा, पीठ दर्द, पेट दर्द, उसमें नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है कि यू बाउट ए कार डैश। तो इसमें क्वेश्चन टैग का प्रश्न है, तो इसमें डिडंट नोट लगता है, जो है ना आपका डिडंट नोट लगता है, लेकिन इसमें जो है ना वो नहीं है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिड नोट यू। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन को बदल कर दे दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है कि आई ईट राइस डैश माई हैंड। तो जो है ना मैं चावल को खाता हूँ अपने हाथ से। तो इसमें साथ से, हाथ से खाता हूँ, इसमें एक तरह से जुड़ाव हो रहा है, तो प्रीपोजिशन में इसमें विथ लग जाएगा। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो सी लग जाएगा, विथ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि आई ईट राइस विथ माई हैंड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 18 नंबर का प्रश्न है कि आई वॉन्ट ए डैश फॉर हायर स्टडीज। मुझे जो है हायर स्टडीज के लिए क्या चाहिए, तो वो लोन चाहिए। तो लोन, इसका ये भी गलत है, मतलब आपको देखना है कि कौन सा सही लिखा गया है स्पेलिंग। तो लोन का स्पेलिंग होता है LOAN होता है लोन। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, आई वॉन्ट ए लोन फॉर हायर स्टडीज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगी। फिर 19 नंबर का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो इसमें हो जाएगा, पहला है कि ही वाज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ये तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा जो है ना, ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, मतलब जो है ना वह अपने पिताजी के सामने खड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है ना ये करेक्ट सेंटेंस है आपका। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है, ये भी एंटोनिम का ही सवाल है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। तो इसका जो है ना, स्टेराइल का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि होता है, जैसे बंजर भूमि। तो इसका क्या हो जाएगा, उर्वरक भूमि या उपजाऊ भूमि। तो उसे हम कहते हैं फर्टाइल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपजाऊ भूमि।
उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है कि डिड सी डैश। तो इसमें जो ना आपका डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद वर्ब आ गया है। तो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी जो नहीं होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वह अस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है कि आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। जो है ना मैं जो है ना ब्लैक हेयर काला बाल और ब्राउन जो है ना आंखें रखता हूँ। तो इसमें रखने का बहुत जब भी व्यक्त होता है तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 23 नंबर का सवाल है कि चूज द ऑड ऑन आउट। तो इसमें पुराना चीज को चुनना है। तो जो फ्लूट होता है ये आपका पुराना चीज होगा, बाकी जो ये सब चीज है ये सब चीज नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्लूट। इसका मतलब होता है बांसुरी। हिंदी अगर जाना चाहिएगा फ्लूट का तो उसका होता है बांसुरी। उसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। व्हेन ए रूम इज टीनी। जो रूम जो है ना, जब रूम बहुत छोटा होता है तो इट इज डैश, तो वह छोटा ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्मॉल। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है कि फॉर डैश इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस हमें जाना पड़ेगा। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का कि ही वांटेड टू बाय डैश मैंगोज। तो इसका राइट आंसर है सम मैंगोज हो जाएंगे, क्योंकि ये काउंटेबल है मैंगोज तो उसको गिन सकते हैं। तो सम मैंगोज हो जाएगा। के बाद जो मच है, लिटिल है, ये सभी तो इसमें हो ही नहीं सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर 27 नंबर प्रश्न है कि निशदा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश नोट। तो जो है ना निशदा जो है ना वह प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है लेकिन वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसमें जो है ना जब भी इसमें ट्राइड लग गया, ट्राइड जो है ना वह वर्ब टू है। वर्ब टू है तो आपको ध्यान देना है कि इसमें वर्ब टू ही लगेगा। तो ये तो लगेगा ही नहीं, माइट तो नहीं लगेगा, इसमें कैन भी नहीं लगेगा। तो लेकिन इसमें जो कुड है ना ये आपका लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी कुड। फिर 28 नंबर का प्रश्न है कि ही विल स्टे हेयर डैश मंडे। मतलब उन्होंने जो है ना रुका मंडे तक। तो इसमें फोर या सिंस तो है ही नहीं कि मंडे तक वह रुका है। तो इसमें टिल हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ही विल स्टे हेयर टिल मंडे। वो मंडे तक यहाँ पर रुका था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 29 नंबर का प्रश्न है कि ओह नो डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। जो है ना लेट हो गया एग्जाम के लिए। तो आई के साथ क्या लग सकता है, एम ही लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एम। फिर 30 नंबर का प्रश्न है कि आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। इसमें आपको जो है कॉम्बिनेशन करना है, मतलब कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें जो है ना पहला देखिए तो आई सेट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप एड, तो ये तो होगा ही नहीं आपका। उसके बाद दूसरा देखिए आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। तो जो आपका राइट आंसर है वह बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि वन हु लव्स ऑन्स कंट्री। जो है ना अपने देश से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, वो देशभक्त होते हैं, उसी उसके लिए हम पैट्रियोट हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 31 नंबर का प्रश्न है कि यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। तो यू कैन लुक अप वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लुक अप मतलब डिक्शनरी में वर्ड्स को खोज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद टू ड्राइव, टू ड्राइव होम। तो टू ड्राइव होम का मतलब होता है जोर देना। तो जोर देना अर्थात प्रभाव जमाना। तो इसका जो है ना मीनिंग हो जाता है, करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब जोर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर प्रश्न के चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग सर्वेंट का क्या होगा, SERVENT सर्वेंट मतलब नौकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न है कि आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव कौन होगा। तो देखिए आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ गया है,
वर्ब आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो सिचुएशन आपका हो जाएगा नाउन। तो नाउन और ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल जटिल स्थिति है। तो जो नाउन का विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिचुएशन का विशेषता बतला रहा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपका एडजेक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर कैम। तो इसका जो है जब भी हार्डली आपको इसमें लगा हुआ दिखेगा तो इसमें आपको वेन लगा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेन। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है कि वी शुड डैश द प्लेन नाउ। मतलब वो प्लेन में जाने के लिए जो है ना एक तरह से जैसे रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए आपको टिकट होना पड़ता है, उसके लिए प्लेन पर चढ़ने के लिए इसमें जो है ना वी शुड लग गया है तो इसमें वर्ब वन ही लगेगा। तो इसका हो जाएगा बोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोर्ड, क्योंकि ये मॉडल वर्ब आ गया इसके साथ वर्ब वन ही लगता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। तो साइनोनिम इसका पहचाना है रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। तो इसमें साइनोनिम का अर्थ होता है कि जो है ना अर्थ अलग अलग, उसका जो वर्ड है वह अलग अलग होगा लेकिन अर्थ उसका समान होगा। सुधार करना मतलब टू करेक्ट, करेक्ट करना अथवा सुधार करना। तो दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन वर्ड अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर एंटोनिम का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सैम्पैथिक। तो सैम्पैथिक मतलब होता है सहानुभूति। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसमें है इनसेंसिटिव, मतलब इसे आप संवेदनशील भी कह सकते हैं और इसका हो जाएगा इनसेंसिटिविटी मतलब असंवेदनशील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है कि योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लग गया, ये तो प्लुरल हो गया। तो प्लुरल के साथ हमेशा क्या लगेगा? तो इसमें विल तो लगेगा ही नहीं, वेट्स भी नहीं लगेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वेटेड। वेटिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि इज आर एम रहता है तभी हम V4 का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा कि योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देखिए तो 41 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हैड बीन। हैड बीन हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो इसमें आप सोचेंगे कि आई के साथ एम लगा दे, लेकिन एम यहाँ पर नहीं लगाएगा क्योंकि मैं उसका सेंस जो है ना सेंस ही नहीं बन पाएगा। से मैं कर रहा हूँ उसको जो है ना पास्ट में हो गया, ये कर चुका है, तो इसीलिए हैड बीन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 में प्रश्न है कि देयर इज ए वॉल डैश गार्डन। जो गार्डन के चारों तरफ जो दीवार है उसके लिए आपको यहाँ पर डैश के में प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो अराउंड हो जाएगा कि देयर इज ए वॉल अराउंड द गार्डन। गार्डन के चारों ओर दीवारें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। तो माउंटेन्स खास जगह का बात कर रहा है कि माउंटेन्स के निकट वह जो है अपनी छुट्टियां स्पेंड करता है, मनाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द आर्टिकल का जो है ना इसमें प्रयोग हो जाएगा। सी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर 44 नंबर का प्रश्न है कि ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो इसमें आपको चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग क्या होगा वो बताना है। तो इसमें जो क्लीन ब्रेस्ट है मतलब ईमानदारी पूर्वक उन्होंने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कन्फेस्ड ऑनेस्टली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 45 में प्रश्न है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे अगर हम हिंदी में बताए तो आपको उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे भगवान पर विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ पूछा अगर नहीं होता है जिसे विश्वास उसे क्या कहेंगे? तो नास्तिक कहेंगे और इसका इंग्लिश होता है एथिस्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एथिस्ट। उसका 46 नंबर प्रश्न है कि यस्टरडे आई डैश फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। तो यस्टरडे आई मस्ट, इसमें मस्ट का प्रयोग है, आई मस्ट फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे।
तो इस तरह से जो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ना, यस्टरडे आई फिनिश माय ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, तो जो यस्टरडे है वह पास्ट का बोध करा रहा है, तो इसमें मस्ट का जो है प्रयोग नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सी, हो जाएगा हैड टू। यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माय ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, तो क्योंकि पास्ट का बोध करा है तो हैड टू तो लगेगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि ही डैश टू आगरा टुमोरो, तो ही के साथ इसमें क्या क्या लग सकता है, तो सेल तो पहले लगेगा ही नहीं, छठ ही इसको, फिर वेंट भी नहीं लगेगा, कह रहा कि वह आगरा जाएगा, ये में फ्यूचर की इसमें बात हो रही है, तो विल वेंट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल गो, ही विल गो टू आगरा टुमोरो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है कि आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल, मतलब जो है ना, मैं चाइनीज फूड को लाइक करता हूँ लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो इसे लाइक नहीं करते हैं, तो इसमें लेकिन का प्रीपोजिशन मतलब जुड़ जाएगा, प्रीपोजिशन ही कह सकते हैं आप इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बट। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बट। उसका 49 नंबर प्रश्न है कि इट इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट, जो है ना बहुत गर्मी है, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन करके आप बनाइएगा, तो पहला का इसका नहीं होगा क्योंकि जोड़ कर बनाया ही नहीं गया है, देखिएगा तो ये तीनों जो है ना ऑप्शन आपका नहीं होगा, जो सी है ना हो जाएगा इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है कि वी डैश ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, तो वी के साथ डू का प्रयोग हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बाकी बात होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, तो देखिए डूइंग जो है ना इज आर एम के रहेगा तभी डूइंग का प्रयोग करेंगे, वी फोर का प्रयोग करेंगे, डज तो होगा ही नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर ही ये जो है ना वी ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आर डू का भी प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, तो इसमें जो है ना चर्च जो शब्द होता है चर्च, उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये तो पहला ही ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और देखिए दूसरा में इसमें पीस का जो है ना गलत लिखा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में भी जो है ना यहाँ पर ही चर्च में भी यहाँ पर ही दा लगा दिया है, तो वो भी गलत हो जाएंगे ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेट गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, मतलब जो है ना लोग शांति के लिए चर्च जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर का प्रश्न है कि एवरी डे डैश लिविंग नाउ, तो एवरी डे क्या है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इज। उसके बाद देखिए 53 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, जो है ना हाउ सरप्राइजिंग, तो इसमें कौन सा सेंटेंस का प्रयोग होगा वो आपको यहाँ पर बताना है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो इसमें हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी। 54 नंबर का प्रश्न है कि द कंट्री लाइन्स डैश दोज माउंटेन्स डैश डैट यू योर कैन सी फ्रॉम हेयर, तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका बी हो जाएगा, बियॉन्ड। जो है ना अभी साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जो है ना नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, जिस कारण से साउंड थोड़ा सा आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए 55 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि दे आर प्राउड विनर्स, तो दे आर प्राउड विनर्स, जो प्राउड विनर्स होते हैं वो तो अपना आप में प्राउड ही करेंगे, तो इसका एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्राउड, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद 56 नंबर का प्रश्न है कि डज ए मदर नोट लव हर चाइल्ड, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है, क्या जो माँ होती है वो अपने बच्चे से नहीं प्यार करती है, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो इसमें जो है ना दूसरा तो होगा ही नहीं। उसके बाद जो पहला है या सॉरी पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा जो है ए मदर लव्स हर चाइल्ड, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 57 नंबर का प्रश्न है कि नो बडी शुड डैश ऑन द पुअर, जो है ना गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुक डाउन, डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, लुक डाउन मतलब नीचा दिखाना होता है। फिर 59 नंबर का प्रश्न है कि डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें सूटेबल ऑप्शन को चुनना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर का प्रश्न है कि यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस,
तो प्रिकॉशन मतलब कोरोना वायरस से प्रिकॉशन सुरक्षा के लिए उसके अगेंस्ट जो है ना हम लोग मास्क लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 60 नंबर का प्रश्न है कि दीज डेज राम डैश हिज होमवर्क क्विट ऑफेन। तो इसमें राम के साथ क्या लग जाएगा? फॉरगेट्स लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, फॉरगेट्स। उसके बाद देखिए आप जो प्रश्न है वो 61 से लेकर 50 तक आपके टेक्स्ट बुक में जो अध्याय दिए गए हैं पोएट्री सेक्शन का उसी से रहेंगे, और जो जो आपके कहानी है टाइप के प्रश्न उसमें से रहने वाला है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 61 नंबर का प्रश्न है, ये भी आसानी होंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगा होगा, इसमें आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा। है इंडियन सिविलाइजेशन इज, मतलब जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वह किस पर बेस है? तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जो है वह भगवान पर आधारित, मतलब भगवान के विश्वास पर आधारित एक सभ्यता संस्कृति है जो इंडियन की सभ्यता संस्कृति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तो आसानी प्रश्न था कि बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। देखिए इसमें क्या है कि पहले जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नैप, इस तरह से जो है ना सीरियल वाइज क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है। तो महात्मा गांधी वाज नोट डैश ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, मतलब जो पश्चिमी देश थे उसके मेटेरियल मतलब भौतिक विद जो प्रोग्रेस था, उन्नति था, उसको देखकर वह क्या थे? तो वो खुश नहीं थे। नोट प्लीज मतलब वो खुश नहीं थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है ए पिंच ऑफ स्नफ इज डैश। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा है ए पिंच ऑफ स्नफ। ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। उसके बाद 64 नंबर का प्रश्न है कि इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश। तो मतलब जो है ना अमेरिका को एक ग्रेट नेशन मतलब एक महान राष्ट्र बनाने के लिए जो है ना उसे नज़रअंदाज उसके प्रॉब्लम को नहीं करना चाहिए। किसके प्रॉब्लम को? तो निग्रो के, जो उसमें क्रांति किए थे आई हैव ड्रीम के मार्टिन लूथर किंग, उसी का ये प्रश्न है कि अमेरिका को अगर एक महान राष्ट्र बनाना है तो निग्रो के प्रॉब्लम को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसके प्रॉब्लम को सुलझाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 65 नंबर का प्रश्न है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश, तो मैथमेटिशियन। इसका आंसर डी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 का कि द टीचर हु देखिए द टीचर हु कट सेवई प्लेइंग विथ गॉड, मतलब टीचर जो है जब सेवई को देखता है कि वह गॉड से खेल रहा है तो उसको क्या करता है? तो उसको पनिश करता है, उसको दंड देता है। तो पनिश्ड हिम हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। फिर है इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश। तो इसका होल फैमिली हो जाएगा कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। ये चाइल्ड इज बोर्न का ही प्रश्न था। एक राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर 68 नंबर का प्रश्न है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश फैक्टर। तो इसका 2 फैक्टर होता है। जो भी प्रेस होते हैं एडिटोरियल पॉलिसी होता है उसका 2 ही फैक्टर होता है। एक तो एडवाइटर मतलब जो विज्ञापन दाता होते हैं एड जो चलाने के लिए किसी ओनर के पास जो है ना प्रेस के ओनर के पास रुपया देकर जो है ना अपना प्रचार करवाते हैं, तो उसी दोनों के हाथ में जो है पूरा उसका कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर विज्ञापन दाता, उसके बाद उसके ओनर। फिर है बेंजी हैंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश वीक, मतलब जो है बेंजी जो है वो अपने मुर्गियों से सप्ते में एवरेज कितने अंडा प्रोड्यूस करता था? तो 200 अंडा जो है उसके मुर्गी एक सप्ते में दे देता था एवरेज के रूप में। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। तो इंडिया जो है ना किसके लिए बैकग्राउंड का काम किया? तो पर्ल्स एस बक्स के लाइफ के लिए जो है ना वह एक लाइफ के बैकग्राउंड का पार्ट के रूप में इंडिया काम किया था। इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर है नतालिया इज द डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी बेटी थी? तो चुबकोव का बेटी थी। ये मैरिज प्रपोजल का प्रश्न है एंटोन चेखव के द्वारा जो लिखा गया था। फिर डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, जो है इंडिया में क्या प्रेजेंट है? तो रिलीजन प्रेजेंट है।
फिर 73 नंबर का प्रश्न है कि सेबईज मदर वाज डैश विथ हिम। तो जो है ना, सेबई को जब देखा कि वह ऐसा ऐसा अपने स्कूलों में पढ़ाई के अलावा कांड करता है, तो उसके लिए उन्होंने उससे एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर 74 नंबर का प्रश्न है कि द डैश ऑफ ए फ्यू हुमैन रिज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द हमिंग एंड ट्रॉबिंग ऑफ आवर मैकेनिक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सी, वॉइस। उसके बाद 75 नंबर का प्रश्न है बेंजी सोल्ड नो सिंग्स ऑफ डैश वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। तो जब बेंजी जो है अपने माता पिता को जो ड्राइव करके वह दूसरे जगह छोड़ने जाता है, तो उसके अंदर ना ही सैडनेस था, ना ही फेयर था, ना ही एंजाइटी था, उसके अंदर नॉर्मल इमोशन था सिर्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डैश टू द पोएट। ये फायर हिम का प्रश्न है कि जो आग का जो रेडनेस है उसे जो है ना वह पंक्ति ही लेकर उठाकर दे दिया गया है कि द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स क्रूल टू द पोएट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर है हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्ट हुटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्स इन द पोएम हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर डैश। तो ए प्लांट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नर्सेस फ्लावर होता है जो बहुत सारे बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो है जमीन पर उगता है, तो उसी में एक प्लांट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पंक्ति उठाकर दे दिया गया प्रश्न है। फिर 79 नंबर प्रश्न है कि व्हाट टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। तो ब्यूटी इन नेचर। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी। ये भी आसानी प्रश्न था, बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर द सोल्जर इज डैश। तो ये एक सोनेट है। सोनेट वो होता है जो 14 लाइन में लिखा गया पोएट होता है, कविता होता है, जो उसी को सोनेट कहा जाता है। ये भी 14 लाइन में लिखा गया एक कविता है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। फिर मेकाभिटी इज ए डैश कैट। तो मेकाभिटी इज ए मिस्ट्री कैट। ये शीर्षक ही है कि मेकाभिटी इज ए मिस्ट्री कैट। मेकाभिटी जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है जो कि टी.एस. इलियट जी के द्वारा लिखा गया था। टी.एस. इलियट जी के द्वारा लिखा गया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि द टर्म जोरेस्टिन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। जो जोरेस्टिन है वो जो ना पारसी को ही कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, वह वहीं पर स्टैंड करता है। फिर है ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। जो एक किंग के रूप में जो है स्नेक चैप्टर में कौन स्टैंड करता है? तो स्नेक ही करता है। इसका आंसर द स्नेक हो जाएगा। फिर 85 नंबर का प्रश्न है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ। तो हर ग्रैंड मदर हाउस पर ही कमला दास को जो है माई ग्रैंड मदर हाउस के जो कवि हैं, कवित्री हैं कमला दास, उसको उस पर गर्व है, उसके दादी जी का घर पर। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न है कि द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रो वन ए डे। तो जो है ना पोएट कब जाता है? स्नेक चैप्टर में ही ये प्रश्न है कि जब गर्मी का समय होता है तभी पोएट जो है वह बाहर निकलकर पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वह देखता है कि जिस घड़े में वह पानी पीने के लिए गया था उसमें पहले ही एक सांप आकर जो है ना पानी पी रहा था। तो ये जो है ना इस तरह समझ सकते हैं। और लेखक समझे कि पहले वो आया है इसीलिए पहले वो पानी पी ले, फिर हम जो है पानी पी लेंगे। तो इस तरह से जो है ना ये था इस चैप्टर में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हॉट। फिर है मेकाभिटी इज द बेफलमेंट ऑफ। मेकाभिटी जो किसके लिए निराशाजनक की बात थी? तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, लंदन पुलिस के लिए जो था ना वह एक निराशाजनक विषय था कि मेकाभिटी हर जगह अपना जो है ना कांड करके निकल जाता था, दुर्घटनाग्रस्त करके निकल जाता था, लेकिन लंदन जो पुलिस की सेना थी वह उसे पकड़ नहीं पाता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड। फिर द थीम ऑफ द पोएम एनिपिटाफी। जो है ना एनिपिटाफ पोएम का जो थीम है वह क्या है? तो मेलनकोलिक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू W.H. Auden द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। तो जो है ना लीफलेस ट्री बोल रहा है, तो W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। ये भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ही प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा नाइटिंगेल। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है कि हु रोट द स्कॉलर गिप्सी। जो स्कॉलर गिप्सी हो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथ्यू
अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। उसको 91वां प्रश्न है कि हु रोट इंडीमियन, तो इंडीमियन जो है वह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएंगे। फिर है द 18th सेंचुरी इज नॉन एज, तो जो 18th सेंचुरी था उसको क्या जानता है, अगस्थन एज के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न इंग्लिश का ही क्वेश्चन है ये। फिर है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, तो उसमें वोवेल शिफ्ट होने के कारण जो है उसमें चेंज हुआ था इंग्लिश में। तो इसका मेजर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ था जब वोवेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट हो रहे थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका हो जाएगा इनफ्लेक्शन। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका 55 नंबर का प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश स्टेज, राइट आंसर। फिर 96वां प्रश्न है कि हु रोट हकलेबरी फिन, तो हु जो है ना हकलेबरी फिन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्क ट्वेन, डी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर द डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, तो कौन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग किया, तो इसका आंसर है ए बाइबल, कि बाइबल को इंग्लिश में ही लिखा गया था। फिर हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस केसर, तो ये जो है ना शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएंगे। फिर 99वां प्रश्न है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, तो जो ड्रामा शब्द है वह कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक से लिया गया शब्द है। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है हु रोट तुगलक, तुगलक जो है किसने लिखा, तो ग्रीस कर्नाड जो है वह तुगलक लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रीस कर्नाड। तो इस तरह से आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको पैसा तो नहीं लगता है, इसीलिए प्लीज़ आप इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।